मॉर्निंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आज का ये पहला भाग है। ठीक है, एक बात अच्छे समझ लेना आप, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है त्रिकोणमिति के बारे में, तब भी आपको जो है अच्छे से समझ आएगा बहुत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति देखते हैं। जो त्रिकोणमिति शब्द है वो जो है ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है ये। तो इसका हम अर्थ जान लें कि इसका अर्थ होता क्या है। ठीक है, देखिए, त्रिकोण का मतलब आप जानते हो। त्रिकोण का मतलब क्या होता है, चलो यही लिख देते हैं, त्रिभुज। ठीक है, त्रिकोण जिसमें 3 कोण हो वो क्या बनता है, त्रिभुज। और मिति का मतलब होता है मापन। ठीक है, क्या होता है, मापन। तो इस प्रकार क्या हुआ, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ कि त्रिभुज का मापन। तो यहाँ पर हम जो है त्रिभुज में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनका जो हम अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से हम इसका जो है अंग्रेजी रूपांतरण देखें तब उसका अर्थ क्या होता है, तब उसका भी देख लीजिए। ठीक है, इसका अंग्रेजी में नाम क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो जो अर्थ इसका वही अर्थ इसका, क्योंकि ये भी क्या है, ग्रीक शब्द है। देखिए, ट्राई, ट्राई का मतलब क्या हुआ, 3। ठीक है, गोन का अर्थ क्या होता है, भुजा। ये कौन सा शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका मतलब हमें नहीं पता है कि गौन का अर्थ क्या होता है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ट्राई मतलब 3, गौन का मतलब भुजा। तो जिसमें 3 भुजा होती है वो क्या हो गया, त्रिभुज। और मेट्री का मतलब होता है मापन। ठीक है, क्या होता है, मापन। तो इसका अर्थ भी क्या हो गया, इसका अर्थ भी हो गया त्रिभुज का मापन। त्रिभुजों में कौन कौन से संबंध होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, जिसमें वो क्या होता है, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का आपको अर्थ समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले आपको छोटी छोटी बातें बता दें जो कि आपने 6, 7, 8 कक्षा में पढ़ी होंगी। यदि नहीं भी पढ़ी हैं तब भी आपको जो है अच्छे से समझ आएगा, इसलिए हम आपको रिवीजन करा देते हैं पुरानी बातों का। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज। क्यों कुछ बच्चे त्रिभुज के बारे में नहीं जानते हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषता होती हैं। तो त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, त्रिभुज जो है 2 आधार पर हम इनके प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से आधार पर, एक तो जो है भुजा के आधार पर, और दूसरा जो है कोण के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है त्रिभुज होता क्या है आप जानते हो। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अगर हमने ये लिख दिया केवल तो त्रिभुज समझ जाओगे क्या है, ये त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, इसी प्रकार से कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3। ठीक है,
चलिए अब समझते हैं। जिन बच्चों को आता होगा वो समझ रहे होंगे कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिन्हें नहीं आता है वो यहाँ अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है, आप जो पटरी लेकर नापने मत बैठ जाना कि ये छोटी बड़ी होगी भुजा। कोशिश यही करेंगे कि सही बने। ठीक है, लेकिन जो बता रहे हैं वो समझना आप। ये जो भुजा है इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी। तो ए बी सी जो है, ए बी भुजा बराबर है किसके? बी सी के और सी के, यानी हम ये कह सकते हैं कि तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। ठीक है, दूसरा है समद्विबाहु। त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो, सम मतलब समान, बाहु का मतलब आप जानते हैं भुजाएं, बाहुबली। समझे? बाहु का मतलब क्या होता है? भुजाएं। सम मतलब समान, जिसकी समान भुजाएं हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, समद्वि, सम मतलब समान हो लेकिन कितनी? द्वि, दो भुजाएं। बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको दो भुजाएं बराबर दिखाई दे रही होंगी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने, चलिए ए बी सी। इसमें जो है ए बी भुजा किसके बराबर है? ए सी के। ठीक है, और ये वाली भुजा आपको अलग दिखाई दे रही होगी, ये छोटी सी है, ये दोनों भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब अलग अलग। ठीक है, विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हों? अलग अलग हों, वो क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो एक भुजा छोटी सी और दूसरी भुजा बड़ी और तीसरी भुजा और भी बड़ी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसमें तीनों भुजाएं कैसी हुई? अलग अलग होंगी। ठीक है, विषम बाहु में क्या होंगे? तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ आ गए होंगे भुजा के आधार पर। ठीक है, अब हम चलते हैं कोण के आधार पर। तो ये हमने समझा दिया आपके लिए, लेकिन इनका उपयोग जो है त्रिकोणमिति में नहीं होगा। जो कोण के आधार पर होगा उसका उपयोग होगा वो भी एक का। ठीक है, वो हम बता रहे हैं। ये तीन प्रकार के हैं, तीन में से केवल एक का ही त्रिभुज होगा, त्रिभुज का यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। तो सबसे पहले होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब उनके चित्र बनाकर समझाते हैं आपको। समकोण का मतलब 90 अंश। 90 अंश का मतलब, अब त्रिभुज में तो केवल जो है तीन ही कोण होते हैं, तो तीनों कोण तो 90 अंश के हो नहीं सकते, ये बात तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो समकोण का मतलब होता है 90 अंश। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल कोई एक कोण जो है 90 अंश का हो। ठीक है, कोई एक कोण। तो देखिए इसमें हमने जो 90 अंश का कोण बना दिया, ये क्या हो गया? 90 अंश का कोण। ठीक है, अगर आप चांदा की सहायता से नापोगे तो कितने का हो जाएगा? 90 अंश का। ठीक है, एक ये, जैसे मान लीजिए देखिए ये दोनों में जोड़ दिए तो ये कोण कितने का बन गया? ये वाला ये बन गया 90 अंश का। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए
ये वाला जो कोण है आपको, ये वाली भुजा दिखाई दे रही है, ये वाली भुजा दिखाई दे रही है, तो ये यहाँ कोण बनना है एक, तो ये कितने का बनना है, 90 अंश का। ठीक है, तो समझते हैं इसे। अब जो है इसे मिला देते हैं हम। इसे आप, एक भुजा बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं होता है हमें, केवल एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, ए बी सी, ये 90 अंश का है, लिखिए या ना लिखिए कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कर देते हैं, और ये 90 अंश का हो जाता है। ठीक है, अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, कोई एक कोण न्यून कोण हो ऐसा नहीं है, न्यून कोण तो देखो उसमें भी है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम, एक ऐसा कोण जिसका मान कितना हो, 90 अंश से कम हो, वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, देखिए ये तो हो गया 90 अंश का। ठीक है, अब 90 अंश से थोड़ा सा भी कम कर दिया आपने, ये लीजिए, तो ये क्या होगा, न्यून कोण होगा। भले ये 80 अंश का है या 70 अंश का है या 60 अंश का है, कितने का भी हो। ठीक है, क्या हो, 90 अंश से थोड़ा कम हो तो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, और अगर 90 से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, अब ये देखो हमने ज़्यादा कर दिया। ठीक है, 90 होना चाहिए था यहाँ पर, 90 कहाँ था, यहाँ इस चीज़ पे था, लेकिन हमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो ये जो कोण कहलाते हैं वो कहलाते हैं अधिक कोण। ठीक है, क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज बना देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा, अधिक कोण। 90 वाला समकोण, ये ज़्यादा हो गया अधिक कोण, कम हो गया न्यून कोण। ठीक है, तो देखिए इसमें न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, तीनों के तीनों कोण जो है न्यून कोण हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण क्या हो, 90 अंश से कम हो। भुजाओं से मतलब नहीं होता है इसमें। ठीक है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ये भी देखिए 90 से कम हो, ये भी 90 से कम है, और ये भी 90 से कम है। ठीक है, ये कैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा क्या हो, 90 से कम हो। समझ गए। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण जो है कोई ज़्यादा हो। तो लीजिए हमने ये कोण जो है ज़्यादा बना दिए। ठीक है, ये 90 होता है ऐसे, ये हमने ज़्यादा बना दिया। अब इसको जो है मिला दीजिए, तो इस प्रकार से जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी समझ आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, तो ये जो हमने आपको समझाए थे त्रिभुज के प्रकार, वो सिर्फ आपके लिए रिवीजन कराना था हमारा मकसद, कि आपको जो समझ आनी चाहिए त्रिभुज जो है कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ जो है समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो है केवल और केवल समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होगा। जितने सवालों में उठापटक होगी सब समकोण त्रिभुज में ही होगी। ठीक है, ये सारे हमने आपको चीज़ें सारी बता दी, ताकि आपको जो किसी चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बात समझ आ गई हो आपके कि त्रिकोणमिति का प्रयोग सिर्फ किस में किया जाता है, समकोण त्रिभुज में किया जाता है, और किसी भी त्रिभुज में नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए अब आगे समझते हैं थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। देखिए ये कोण हमने बना दिया 90 अंश का। ठीक है, और ये हमने इसे मिला दिया, इसका नाम हमने ए बी सी। ठीक है, कोण, ये किसका चिन्ह होता है, कोण का। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है वो समझ लें, ये किसका चिन्ह है, कोण का। ठीक है, देखिए ये किसका चिन्ह होता है, कोण का। ये किसका चिन्ह हो जाता है, त्रिभुज का, और ये चतुर्भुज का। ठीक है, ये आपने पढ़ाई था 9th में सर्वांग। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसे। कोण बी जो है वो कितने अंश का है, 90 अंश का, इसलिए क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज देखो ये किसका चिन्ह हो गया, त्रिभुज का। तो त्रिभुज ए बी सी कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो जान लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन सी मेन चीज़ होती हैं वो समझ लीजिए। इसमें एक तो होता है आपका
कर्ण, ठीक है। दूसरा जो है वो लंब होता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो आधार। इनकी पहचान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये पहचानना सीख गए तो त्रिकोणमिति आपके लिए काफ़ी आसान लगेगी, क्योंकि बच्चे जो है इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कर्ण तो सब जानते हैं लेकिन दिक्कत आती है लंब और आधार में, ठीक है। तो कर्ण होता क्या है ये जान लीजिए। ये आपको दिख रहा है क्या है, ये कोण बी कितने अंश का है, 90 अंश का है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इसके सामने भुजा है ये वाली, ठीक है। इसके सामने भुजा कौन सी है, ये वही तो है। इसके सामने ये वाली हो गई ए सी, तो ए सी क्या हो गई, कर्ण, ठीक है। कर्ण क्या होगा आपका, ए सी। अब देखते हैं लंब क्या है। अब लंब और आधार, ये यहाँ ध्यान से देखिए ज़रा। यहाँ हम एक कोण देते हैं, ठीक है। जब भी कोई सवाल होगा तो इसमें आपके लिए कोण दिया होगा, या तो कहेंगे कि ये थीटा है, ठीक है, या कहेंगे ये थीटा है। वो सवाल में ही दिया होगा, यहीं आप बात जो है अच्छे समझिए, ठीक है। तो अब समझते हैं लंब क्या होता है, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि अगर ये कोण दिया है तब इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ठीक है। अगर कोण ए दिया है तब इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ठीक है। तो यही समझना है आपको कि सवाल में दिया क्या है, कोण सी दिया है या कोण ए दिया होगा। कोई एक ही दिया होगा, ठीक है, दोनों ना दे रखे होंगे। अगर दोनों दे रखे होंगे तो उसके लिए बदल जाएगा, ठीक है। जब सवाल आएगा तो हम अच्छे समझा देंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपको कोण सी पर ज्ञात करना है तो इसके सामने भुजा ये है, इसे हम क्या कहेंगे, लंब कह देंगे फिर, ठीक है। इसे हम क्या कह देंगे, लंब कह देंगे। ये कर्ण हो गया। तो लंब क्या होगा, दिया गया कोण दिए गए कोण, क्या दिया है, बस सी मान लिया हमने, ठीक है, सी। दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी कि अगर कोण ये दिया तो इसके सामने भुजा ये लंब हो गई, ठीक है। और ये फिक्स नहीं है, यही इसीलिए दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है, कि अगर ये दोनों फिक्स होते फिर तो इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसमें ये फिक्स होता है कि 90 के सामने कर्ण होता है, ये तो फिक्स है, ठीक है। लेकिन ये दोनों चलते फिरते हैं, ठीक है। तो इसके सामने भुजा ए बी, तो ए बी को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, ठीक है। इसके अनुसार बता रहे हैं हम, ठीक है। ये फिक्स नहीं है कि ए बी हमेशा लंबी रहेगी, ठीक है, क्योंकि अगर सवाल में कह दिया कोण सी 90 अंश है फिर तो पूरी कहानी बदल जाएगी, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कोण ए समकोण है तो आपको ए यहाँ लिखना पड़ेगा। कह दिया जाए कि सी समकोण है तो सी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, सी यहाँ लिखना पड़ेगा। बकायदा आप कहीं भी लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो चीज़ दिया है वो आपको करना ही पड़ेगा। आधार क्या होता है, आधार देखिए ये कोण दिया है और ये 90 अंश है, इसके बीच की जो भुजा होती है, ये जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, ठीक है। अब ये यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ठीक है, वो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो दिए गए कोण, बहुत ही आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं हम, ठीक है, सी तथा समकोण के बीच की भुजा
क्या कहलाती है? आधार। ठीक है, तो आधार क्या होगा? BC जो हो गया वो हो गया आपका आधार। ठीक है, तो आपको लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, ये आपको अच्छा समझ आ गया होगा। एक इससे संबंधित एक चीज़ समझ लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय, ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय का त्रिकोणमिति में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया था, बार बार उपयोग किया था। ठीक है, इसलिए हम आपको ये समझा दे रहे हैं कि त्रिकोणमिति, ये पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। ठीक, जिन्हें आती है ये प्रमेय बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने पहले बता दिया कि आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं आता तब भी त्रिकोणमिति आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब समझिए इन्होंने क्या कह दिया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो ये हमने लिख दिया कर्ण और इसका कर दिया वर्ग, इसका जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाएं, शेष दो भुजाएं कौन सी होती हैं? एक तो लंब होता है और एक आधार होता है। ठीक है, शेष दो भुजाएं यही होती हैं। शेष दो भुजाओं के वर्ग, इनका वर्ग कर दीजिए, ये लीजिए हमने वर्ग कर दिया इनका, के योग का योग कर दिया हमने, के बराबर होता है, बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग जो है लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय जो होती है वो क्या कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो जो काफ़ी लंबी हो गई है। आप इसका रिवीजन अच्छे से करते रहना। इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप जो अपनी पढ़ाई मन लगा के करते रहें और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।